Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue about the sexual reproduction in animals. के animals के अंदर asexual mode of reproduction के अलावा जो advanced feature एक नजर आया है that had led to biodiversity and variety in animals. इसके अंदर कौन कौन से topics हमने शामिल करने हैं, इनकी details बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब जब हम इंसान को देखते हैं तो हमें पता चलता है वी आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कम्प्लेक्सिटी. तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी प्रोवाइड कर दी हुई है. लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ जब हम ये देखें कि जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसानों से पहले प्रोकैरियोटिक लाइफ से लेके और वर्टिब्रेट्स तक जो एवोल्यूशनरी प्रोसीजर्स हैं, द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वाज द प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आते ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा वैरायटी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है. अब ये जो डाइवर्सिटी बढ़ रही है, इसके पीछे बुनियादी तौर पे दो फैक्टर्स हैं. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली क्रॉसिंग ओवर और दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, के हर मर्तबा गमीटोजेनेसिस यानी कि गमीट फॉर्मेशन के अमल के दौरान जो मियोसिस हो रही है, उस मियोसिस के अंदर every time the homologous chromosomes they switch their genes between themselves. All right, तो इसको हम कहेंगे कि this is crossing over, also known as the genetic recombination. इसकी वजह से ये different products पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं. फिर इसके अलावा जो important चीजें हमने यहाँ पे शामिल करनी है इस टॉपिक के अंदर, one of them is the gametogenesis itself, यानी how the sexual reproduction is dependent on the gamete formation. तो इसके लिहाज से भी अगर हम समझना चाहें तो हमें पता चलता है कि पुराने जानदारों के अंदर एक ही तरह के गमीट्स प्रोड्यूस किए जाते थे. व्हाट आर गमीट्स? अब इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स. ऑल द हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दे आर डिप्लॉयड. ऑलराइट, अब अगर डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं या बॉडीज हैं और इन्हीं का क्रोमोसोम नंबर अगर रिटेन करके रखना है, तो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे दी हुई है कि एवरी टाइम दे विल प्रोड्यूस गमीट्स and the gametes will have half the number of chromosomes. इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो जाती है, आधे तक चली जाती है, और फिर उसके बाद डिफरेंट पेरेंट्स से गमीट्स आके कंबाइन करते हैं और उस फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की वजह से द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड. ऑलराइट, तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें नजर आ रही है, इसके पीछे सिग्निफिकेंस किस चीज की है? गमीटोजेनेसिस की. अब अगर तो एक ही तरह के गमीट्स किसी जानदार में पैदा हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इट इज आइसोगेमस और आइसोगेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, और अगर कोई जानदार हमें इस तरह का नजर आता है कि जिसमें एक से ज्यादा मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी वाले गमीट्स पैदा हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इट इज हेट्रोगेमिटिक और हेट्रोगैमस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये टर्म्स समझने से ताल्लुक रखती हैं. स्पेशली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यू बेटर अंडरस्टैंड कि हमारे पास स्पर्म्स, द मेल गमीट्स, दे आर एंटायरली डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली एज कंपेयर टू द फीमेल गमीट. फिर इसके साथ ही साथ जब हम और डेप्थ में देखते हैं तो हमें पता चलता है द मेल गमीट्स आर मोस्टली मोटाइल गमीट्स, हरकत करके जाना टुवर्ड्स द फीमेल गमीट, ये मेल गमीट्स के हिस्से में आया हुआ है थ्रू द एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस. लेकिन फीमेल गमीट्स दे आर ऑलवेज सेसाइल, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द मेल गमीट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज अबाउट द गमीटोजेनेसिस. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, यानी कि मुख्तलिफ जेंडर्स का मौजूद होना मुख्तलिफ जानदारों के अंदर. तो यहां पे भी ये बात समझने से ताल्लुक रखती है कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स या लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें हर्मेफ्रोडिटिक कंडीशन नजर आती है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे हैव मेल एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द सेम बॉडी. एक ही बॉडी के अंदर मेल टेस्टिस भी नजर आते हैं और फीमेल ओवरीज भी नजर आती हैं. तो इस तरह की बॉडी को हम कहेंगे इट इज हर्मेफ्रोडाइट. ऑलराइट, और इन्हीं हर्मेफ्रोडाइट्स को हम क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल. तो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कौन हैं कि जिसमें एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे. व्हाइल ऑन द अदर साइड जो यूनिसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर हमें पता चलता है द मेल बॉडीज एज वेल एज द फीमेल बॉडीज आर एंटायरली सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और फिर उसी के लिहाज से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं गमीटोजेनेसिस के जो पोजीशंस हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज. तो these types of organisms are known as unisexual. All right, so humans को हम किस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं. All right students, फिर उसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट हम प्रोसीजर यहां पे शामिल करने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज फर्टिलाइजेशन. जी स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन का नाम आते ही फौरी तौर पे आपके जहन में एक बात आ जानी चाहिए
कि इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। अगर गेमीट्स एक ही पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं या डिफरेंट पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं, until or unless they will fuse with one another, they will combine, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि ये जो फ्यूजन वाला अमल है, this is known as fertilization। और fertilization की significance क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि if the organisms are diploid, they will produce haploid gametes, and when the haploid gametes will combine with one another, the process is fertilization, and the main significant point is the restoration of the total number of chromosomes as it was present in the parents। Alright students, तो ये बुनियादी तौर पे अहमियत है फर्टिलाइजेशन की। लेकिन जब हम मैकेनिज्म पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अमंग द डाइवर्सिटी, जितनी इकसाम के जानदार मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, पानी के अंदर रहने वाले या खुश्की पे रहने वाले या जेर जमीन रहने वाले, इन तमाम तरह के जानदारों में दो बेसिक टाइप्स की फर्टिलाइजेशंस पॉसिबल हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी इस तरह की फर्टिलाइजेशन जिसमें गमीट्स पेरेंटल बॉडी से बाहर चले जाएंगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाके वो आपस में कंबाइन होंगे, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को जो बॉडी से बाहर हो रहा है उसको हम कहेंगे दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पे एक बात आपके ज़हन में फौरन आ जानी चाहिए कि अगर गमीट्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं तो यहां पे इनको सस्टेन करने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए कोई स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो जो स्टेबल या कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, इट इज अवेलेबल इन द एक्वेटिक सराउंडिंग्स और प्रेमिसेस। तो पानी के अंदर जो जानदार रह रहे हैं या वो जानदार जो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंडेंट हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन्स के अंदर हम देखते हैं कि बरसात में बहुत सारे मेंढक हमें अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते नजर आते हैं, तो इनकी मिसाल हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ले सकते हैं। द फीमेल्स दे ले एग्स इन वाटर, पानी के अंदर एग्स उसी तरह से प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि शेल्ड एग्स नहीं है ये, तो उन एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए द मेल्स दे जस्ट शेड देयर गमीट्स इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर उसी तरह से स्पर्म्स फैला देते हैं, और फिर रेंडमली जो मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ जाके कंबाइन कर जाए, इट रिजल्ट्स इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, कि पहले वही जो एक जाइगोट बना, फिर वो अल्टीमेटली टेडपोल, और देन इट विल ग्रो अप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। तो these frogs or the amphibians, they are the products of external fertilization। मछलियों में भी हमें यही तरह की फर्टिलाइजेशन नजर आ सकती है। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बुनियादी तौर पे एक मॉडिफिकेशन है when the organisms they move from aquatic to the terrestrial organism, terrestrial environment। जब खुश्की वाले एनवायरनमेंट की तरफ आए हैं तो पता चला है कि यहां पे गमीट्स को सिक्योर और सेफ रखना भी जरूरी है ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये एडेप्टेशन दे दी है कि इन डिफरेंट टेरेस्ट्रियल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स दे हैव डिफरेंट जेनिटल्स, जिन्हें हम जेनिटल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं या एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कहा जाता है, ताकि ये वो वाले ऑर्गन्स कहलाएंगे जिनका मकसद क्या है कि सेफ ट्रांसफर ऑफ गमीट्स फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर पार्टनर। तो बुनियादी तौर पे ये जो लॉजिंग इन वाला मैकेनिज्म है कि टू ड्रॉप द गमीट्स, स्पेशली द मेल गमीट्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके लिए एक्सटर्नल जेनिटल्स जो हैं दीज आर इन सपोर्ट। ऑलराइट, और इस तरह की रिप्रोडक्शन या इस तरह की फर्टिलाइजेशन जिसमें हमें मेल गमीट और फीमेल गमीट को बॉडी के अंदर जाके कंबाइन करवाने के लिए फैसिलिटेट करना पड़े, दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो अल्टीमेट हैचिंग आउट या बर्थ मैकेनिज्म्स हैं, उसके लिहाज से हमने एनिमल्स को तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन आर ओवीपेरस एनिमल्स। अब ओवी की टर्म आते ही आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पे ये वो एनिमल्स कहलाएंगे कि जो अंडे देते हैं और फिर उसके बाद इन अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, और फिर कहीं जाके इन शेल्स में से बेबीज या इनके चिक्स वगैरह हैच आउट होते हुए नजर आते हैं। स्पेशली रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ये वाला फीचर हमें नजर आता है कि इनके अंदर एमनियोटिक एग्स वगैरह मौजूद हैं और शेल्ड एग्स मौजूद हैं, और जब इनका एक स्पेसिफिक दौरानिया गुजर जाए उसके बाद इन अंडों में से इनके बच्चे निकल आते हैं। दीज एनिमल्स आर नोन एज ओवीपेरस एनिमल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट ग्रुप इज विविपेरस। अब विविपेरस का लफ्जी मतलब ये है कि जिंदा की पैदाइश। ऑलराइट, तो जिंदा को किस तरह से पैदा किया जा सकता है, उसके लिए बेहतरीन मिसाल है मैमल्स themselves। These are the animals in which the developing embryo it develops inside the bodies of the mothers। Mostly females की बात हो रही है। तो अगर मदर्स की बॉडी के अंदर यूट्रस में ये डेवलप हो रहे हैं तो वहां पे इनको किस चीज के जरिए नरिश किया जाता है?
थ्रू प्लेसेंटा, वहीं से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह चलता रहता है और मदर्स जो हैं वो नरिश करती हैं एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए एंड देन दे आर डिलीवर्ड और हैच्ड आउट फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द मदर्स। तो इस तरह का जो ग्रुप है एनिमल्स का जो डायरेक्टली बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको हम कहेंगे दीज आर द विविपेरस एनिमल्स। देन इज द लास्ट ग्रुप एंड काइंड ऑफ स्ट्रेंज ग्रुप जिनको हम कहते हैं ओवोविविपेरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसी तरह इसको ओवोवाइविपेरस भी कहा जाता है कुछ जगहों पे। तो ये जो ओवोविविपेरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स है स्टूडेंट्स, अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू कंडीशंस। ओवो यानी यहां पे एग होगा एंड देन विवी, और जब बच्चे पैदा होंगे तो वो बिल्कुल लाइव या जिंदा कंडीशन में होंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं इनसाइड द बॉडी, उसी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, फिर डेवलपमेंट एक सर्टेन रेंज तक पहुंचती है और उसके बाद फिर इन बच्चों को डायरेक्टली बॉडी से बाहर हैच आउट कर दिया जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज ओवोविविपेरिटी एंड द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ओवोविविपेरस एनिमल्स। दिस ग्रुप इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बेस्ट बाय द डकबिल प्लेटिपस। इसके अंदर हम बेहतरीन अंदाज में ओवोविविपेरिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स इन सब चीजों से जो भी हमने ऑब्जर्व की हैं, अगर हम एक जगह पे समराइज करना चाहें कि whether asexual reproduction is beneficial or the sexual reproduction is beneficial, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि asexual reproduction में रैपिड प्रोपगेशन तो नजर आती है, आबादी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन उसके बावजूद जो आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप इनहेरिट हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी वबाई मर्ज या कोई भी और बीमारी फैल जाए तो उसकी वजह से सारी पॉपुलेशन लपेट में आ जाएगी। ऑन द अदर साइड जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये भी कहेंगे कि ड्यू टू द सेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड डाइवर्सिटी एंड वैरायटी, जिसमें अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता चला जाता है फ्रॉम लेस रेजिस्टेंट टू मोर रेजिस्टेंट दैट रिजल्ट्स इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये वाली सारी की सारी चीजें बुनियादी तौर पे क्रेडिट दे रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।